नाज़रीन, फिर ये होता है कि मैं सईद अनवर किंगरा साहब को सारी बात बताने के बाद उन्होंने मुद्दइयों को बुलाया। मैंने वो उसके भाई यासर के सामने भी यही बात कही। मैंने कहा जी, मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ उठा के कहता हूँ कि आपका भाई कत्ल नहीं हुआ। ये बात नहीं कि मैंने नहीं किया या किसी ने नहीं किया, कत्ल हुआ ही नहीं है। वो आपके भाई ने जो है ना बहुत ज़्यादा वो आइस पी थी, और उससे पहले उसने 1.25 लीटर जो है ना वो शराब पी थी, और जिस बंदे के डेरे पे पी थी वो बंदा भी थाने में, पूछ लें। सारी बात मुंह पे हुई, उसने भी कुरान उठा के नवीद ने कहा कि ऐसे हुआ है, सारी बात उनको पता लग गई। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उनको सारी बात सच बता दी। उन्होंने अब क्या किया है कि उन्होंने अपने सोर्स इस्तेमाल किया, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए फ्रांसिक में जो है ना, उन्होंने जो मेरी जो फ्रांसिक रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने ये लिखवा लिया है कि इस शख्स को टीका लगाया गया है, कोई ना जहर का या कोई इस तरह की कोई पता नहीं किस चीज़ का वो टीका था, वो लगाया गया है, जिस टीके की वजह से इसने इसके अंदर नशे की एक्सेस थी, और उस नशे की एक्सेस की वजह से जो है ना वो टीका उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। अब ऐसे मुकदमे में क्या होता है, जब पुलिस अप्रोच हो जाए या पुलिस दबाव महसूस करे या दबाव में आ जाए, तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं ये 5 किलो का है, ये 16 किलो का है। तो मुझे वहां पे एहसास हुआ था मेरा कोई वजन नहीं था। अगर पुलिस वाले मुझे मेरी इज्जत करते, या पुलिस वाले मेरे पुराने साबका ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मुझे बेगुनाह लिखते ना, तो फिर मैं मानता कि वाकई पुलिस वाले जो है ना किसी के यार होते हैं। मेरे साथ वहाँ पे क्या होता है, मैं इकबाल टाउन वालों को सारी बात बता दी। वहाँ पर राना हसीब अंजम भी आके जो है एडमिन रह चुके हैं इसी दौर में। वहाँ पर जो थे उसके अलावा देश मोहम्मद के अलावा काफ़ी मज़हर इकबाल भी वहीं पे थे। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले माजद साहब लगे हुए थे। तो ये सारे वहाँ पे ना अलग-अलग इनके डिपार्टमेंट से अलग-अलग इनके स्टाफ थे, ये सब लोग देखते थे। मेरी जो है ना फ्रांसिक रिपोर्ट आने से पहले, फ्रांसिक रिपोर्ट आने से पहले जो है ना मेरा ख्याल है लइये के अंदर जो है ना मिठाई के अंदर जहर दे के जो है ना 23 अफराद को मार दिया गया था। अब उन 23 अफराद के जो मेदे थे ना वो फ्रांसिक की रिपोर्ट के लिए जो है ना लाहौर आए हुए थे। अब उन 23 मेदों के जो है ना फ्रांसिक रिपोर्ट देने के लिए जो है ना शहबाज शरीफ का हुक्म था कि इसके ऊपर 100 मोटो एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर इसके जो है ना हकायक सामने लाए जाए। उन 23 मेदों की रिपोर्ट की वजह से जो है ना मेरी तफ्तीश 2 महीने तक जो है ना पेंडिंग पड़ी रही। नादरीन, आप यकीन करें कि मैं यही सोचता रहा हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, मैं घर चले जाऊँगा, आज मेरा आखिरी दिन होगा, घर चले जाऊँगा। मैंने वहाँ पर बिल्कुल इस तरह, जिस तरह कोई जब्बलपुर का रईस होता है ना, या जिस तरह कोई सुल्तान ऑफ बरोनाई अगर पकड़ा जाए तो जो वो करेगा, मैं इस तरह से हर दिन को आखिरी दिन समझ के जो है ना शायद कल रिपोर्ट आ जाए, शायद कल रिपोर्ट आ जाए। तो नादरीन, मेरे लाखों रुपए जो है ना थाने की नज़र हो गए। इसको आप रिश्वत कह लें, इसको आप मेरा एक शब्श भैया कह लें, या आप इसको जो है ना मेरा कोई कह लें कि मेरा नाम अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बना दिया हुआ था कि मैंने कहा यार मैंने कौन सा रोज़ रोज़ इनके काबू आना है। तो पुलिस वालों को ये पता लगे कि ये बंदा मुसीबत को जो है ना कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मेरा अंदर से दिल मजबूत था। मैंने क्राइम ही नहीं किया कोई, ठीक है, मैंने एक जुर्म ऐसा किया है जिसके अंजाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। मुझे ये पता ही नहीं था कि जो है एविडेंस को इधर उधर करना भी कोई जुर्म है। नादरीन, मैंने जो है ना बड़ा जोर लगाया कि मैं किसी तरीके से जो है ना इस मुकदमे से क्लियर हो जाऊं, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे क्लियर नहीं होने दिया। बल्कि क्या किया, ऐसी सिचुएशन में ना पुलिस वालों के पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि वो दोबारा एफआईआर नहीं काट सकते थे। नए शहादती लाग नहीं बीच में, सारा हुआ मुझे सुनने के बाद नई एफआईआर काट ली, मुमकिन नहीं होता। उन्होंने ये किया, मेरी उन्होंने एक जिमनी लिखी, उस जिमनी में उन्होंने इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्वेक्शन, यानी कि आप मावराए अदालत जो है ना कोई इकबाल जुर्म करते हैं ना, अदालत के बगैर किसी जगह पे अपने जुर्म को इकबाल करते हैं, इसको जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन कहा जाता है। उन्होंने मुझे जिमनी में ये लिखा कि मैं जो मेरे मुद्दई मुकदमा है ना उसके मैं घर गया हूँ, तो मैंने जाकर उसके घर में उसको कहा कि यार वहाँ पे 2 अफराद की उसकी शहादत डाल ली कि जी मैंने उनके घर जाकर ये आपका भाई जो है ना मुझसे कत्ल हो गया है, तो मुझे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते जो है माफ़ कर दें, मैं आपको कसास देने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैंने उनके घर जाके कही है, और उन्होंने 15 पर कॉल करके मुझे अरेस्ट करवा दिया। चूँकि मैं बगैर गिरफ्तारी के पहले इकबाल टाउन बैठा रहा हूँ, फिर मैं सीए नवे कोट आ गया हूँ। हालांकि मुझे ये चाहिए था कि मैं पुलिस वालों को झल दे के वहाँ से निकलता और इंटरम करवा के दोबारा आ जाता, ताकि पुलिस वाले मुझे मुलव्वस ना कर सकते। नादरीन, अब क्या होता है, पुलिस वालों की मैं चिपड़ी चुपड़ी बातों में आ गया था। मेरे अंदर अपने साहब का ताल्लुक का इतना यानी कि तकब्बुर कह लें, गुरूर कह लें,
और जाहिर है कि गुरूर का सर नीचे है, तो मैं तो ये बात अपने मुंह से मान रहा हूं। तो मैं आईओ को जो है ना बिल्कुल ऐसे समझ रहा था जैसे मेरा आईओ नहीं, मेरा ये मुलाजिम है, कोई मेरी जूतियां पॉलिश करने वाला है ये देश मोहम्मद। क्योंकि मुझे वो बताता था कि वो बड़ा यानी कि मठा था, क्योंकि जब वो शफीकाबाद थाने के अंदर मुहर्रर आगे लगा ना, ये गालिबन मुझे वो 90 की या 91 की बात बताता है, तो वो कहता है कि मैं उस वक्त एक 4 पे लेके आया था गाँव से, और वो मुझे थाने के अंदर अपने कमरे में बैठ के कहता है ये देखो आज मेरे पास रिमोट है, मैं बटन दबाता हूँ एसी ऊपर जाता है, मैं बटन दबाता हूँ ग्रिल नीचे आ जाती है, मैं बटन दबाता हूँ ये स्लो हो जाता है, बटन दबाता हूँ तेज़ हो जाता है, तो देखो आज मुझे, मैं घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हूँ। तो मैंने अंदाज़ा लगाया था, मैंने कहा ये ट्रला ही है, ये पुलिस वाला नहीं है, ठेकिया ही लगा हुआ मुझे। मैं उस बंदे को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता था, पैसे में उसे खिलाता था। ये सारी सीए ये नवाकोट पता है, नूरी नाम का एक ईसाई था, वो उसके पास देश मोहम्मद के पास काम करता था, उसको मैंने 5 लाख रुपए जेब में डाला हुआ था। हमें देख के ना इन पुलिस वालों को जो है ना बड़ी चीज़ें याद आती हैं कि हमारे थाने में यूपीएस नहीं है, हमारे थाने में फ्रिज नहीं है, हमारे थाने में कूलर नहीं लगे हुए, सामने मस्जिद में कूलर लग जाए, तो ये जब इनको कोई तुर लग जाए ना, इस तरह का तफ्तीश में मुलजिम मिल जाए, तो इनको ऐसी बातें याद आ जाती हैं। मैंने नूरी को कहा हुआ था कि तुमसे कोई पुलिस वाला पैसे मांगे ना, तो मेरी तरफ उसको दिखा के जो पैसे मांगे इसको दे देना, ताकि इनको पता लगे चौधरी आया हुआ है। नादरीन, वो नूरी जो है ना उसके अंदर इतनी अकड़ आ गई, उसको मेरा तफ्तीशी देश मोहम्मद जो कि उसका बॉस है और उसका वो नौकर था नूरी, वो उससे पैसे मांगता, कहता चौधरी जो पैसे 10,000 दें, तो उसने जेब पकड़ ली अपनी, वो कहता जब तक चौधरी साहब नहीं कहेंगे तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो देश मोहम्मद का मुझे शेर याद है, वो मुझे पता क्या कहता था, ਜਦੋਂ तुनक पवे तनावां नूं ते फिर चिड़ियां कावां नूं डैश, समझ गए ना आप। यानी कि वो कहना ये चाह रहा था कि जब रब की तरफ से बंदे की आ जाए ना तो फिर चिड़ियां तो बाद मर जाते हैं। यानी मतलब ये था कि उसके मुलाजम उसको पैसे देने से पहले मुझे पूछ रहा है। इस तरह की मैंने हवालात काटी है। इसके जितने पुलिस अफसर, आपको मैंने मदर इकबाल साहब का बताया, आपको मैंने माजिद एएसआई का बताया, आपको और कई राना हसीब अंजम था वहाँ पे थे, और सईद अनवर किंगरा साहब भी ये सारे तमाशे इनको इनके मतहत बताते रहे होंगे। है नादरीन, मैंने ना, मुझे जब पता लगता है ना कि पुलिस वाले मेरे से गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे इनके अमले ने बताना शुरू कर दिया हुआ था। वो मुझे बताते थे कि देश मोहम्मद दिल से कोड़ा है और ये आपको गुनाहगार करके छोड़ेगा। और मैंने कहा गुनाहगार करेगा किस चीज़ में? ये बंदा मार के मेरे ऊपर डाल देगा। मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे सारा जो है दबाव से काम लिया जा रहा है और पुलिस को जो है एक लौंडी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे बिल्कुल, मैंने तो वो जुर्म ही नहीं किया। अगर मैंने जुर्म किया होता तो मैं इसका कोई हल निकालता और मैं मुंह उठा के थाने चले जाता। जुर्म हो गया या जुर्म कर दिया, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तो मैं बहरहाल जो है ना, रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी इसको किसी ने इंजेक्ट किया है और उस इंजेक्शन का जो है ना वो इतने ज़्यादा मिलीग्राम्स उसके ज़्यादा थे कि ये जो है ना सीधा सीधा इस पर अटैक कर गया। और ये जो है ना कोई यानी कि नशावर जो इंजेक्शन था ना, अब उसमें क्लियर नहीं था, ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कोई मौत के लिए कोई जहर दे दिया गया या कोई ऐसी बात है। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि इस बंदे ने आइस और इस बंदे ने शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। ये मेरे सारी रिपोर्ट आ गई थी। तो आप ये देखें नादरीन, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो पुलिस वाले मुझे शनाख्त परेड के अंदर बंद करवा देते हैं। और ये देश मोहम्मद जो है ना, मेरी बद्दुआ इस बंदे के लिए ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, अगर इस बंदे ने मेरे साथ इंसाफ किया है तो परवरदिगार आलम इसको जन्नत में जो है ना आला से आला मुकाम दें जब भी ये मरे। लेकिन अगर इसने मुझे मेरे माल को खा के, मेरी रिश्वत लेके मुझे इसने अंडर प्रेशर करके और सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा पैसे कमा सके, मुझे इसने शराहत परेड में बंद करवा के 302 में फिट किया है, और अगर ये बात सच है तो मेरा परवरदिगार आलम इसकी लाश के अंदर भी कीड़े डाले। यार मेरे जैसे बंदे के साथ कि जो खुद ये कहता है, जो खुद ये मान रहा है कि मुझसे रिश्वत किसी ने नहीं ली, मैंने अपनी चुदराहट में और अपने शाहिद चौधरी को जिंदा रखने के लिए इन लोगों को पैसे खिलाए हैं, और खुदा की कसम इनकी औकात से मैंने 1000 गुना ज्यादा इनको पैसे खिलाए हैं कि यार कोई पुलिस वाला ये ना कहे कि उन गाले दी वो नहीं रह गई, ये पता नहीं वेला हो गया, जिसके बाद पैसे खत्म हो गए हैं। अपना रख रखाव रखने के लिए जो है ना मैंने वहां पे पैसे खर्चे। लेकिन इस बंदे ने जो है ना, मेरे यकीन करें कि देश मोहम्मद ने जो मेरे साथ किया है ना, पिछले दिनों मैंने इसकी एक तस्वीर लगाई, उसके नीचे मैंने बड़ा जो है ना गैज़ो गज़ब लिखा, और ये शख्स जो था ना मेरे पास अपनी फैमिली लेके आ गया था, और इसने अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को मेरे पाँव में इसके ला के बिठा दिया था कि यार इस बंदे से जो है ना मुझे माफ़ी ले दो। तो मैंने इसको माफ़ कर दिया था। लेकिन जब मैं इसका जिक्र करता हूँ मुझे उबाल आता है कि यार किसी तरीके से ये जो बंदा है ना, मैं अपनी ज़िंदगी में इसको देखूँ और मैं वाहद ये बंदा है जिसको मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर इसने मेरे साथ ज्यादती की है, और देखे ना ज्यादती किस बंदे से कर रहा है, जो फी सबीलिल्लाह इमदादी पुलिस था। इसलिए नहीं कि पुलिस वालों ने मुझे, अगर मैं पुलिस का इन्फॉर्मर होता तो मुझे पुलिस वाले डिफेंस देते,
मुझे पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ देते। लेकिन नहीं, मैं अगर 2 किलो का था, इनको वहां पर प्रेशर 100 किलो का पड़ा है, तो 2 किलो को इन्होंने माना ही नहीं। लेकिन देश मोहम्मद जो है ना, इस बंदे ने कुरान पाक को उठा के ना, नसीम खान वहां पे मुहर्रर थे और थाने के अंदर जो थे ना, कोई 10 से 20 पुलिस वाले वहां पे खड़े थे। मैंने इस शख्स को कहा था कि तुमने अखबार में ये खबर लगवाई है कि उस बंदे को इंजेक्शन से मारा गया है, कोई जहर आलूदा इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिसिन से पॉइजन दिया गया है, तो देश मोहम्मद ये खबर तुमने लगवाई है। तो उसने मुझे कुरान पाक को फिजिकली तौर पे टेबल के ऊपर अपनी रख के उसने मुझे हलफ दिया था कि मैं इस कुरान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में बददयानत नहीं हूं, और तुम्हें मुझे पता है कि तुमने इसको नहीं मारा। मुझे कोई शख्स भी कह ले, मैं तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। तो इस बंदे ने मुझे धोखा दे के, मुझे बड़ा बहला फुसला के जो है ना, मुझे शनाख्त परेड पे ले गया। अगर मुझे पता होता कि ये मुझे शनाख्त परेड पे इसलिए लेके जा रहा है कि ये ब्लाइंड मर्डर वो उस वक्त फिट होता है जब आपको मुद्दई बाहर से आगे शनाख्त कर ले। तो मेरा तो डकैती का ऐसा कोई पर्चा ही नहीं था कि जिसमें मुझे पता हो कि शनाख्त परेड में बंदा वो बंद किया जाता है जिसकी शनाख्त हो नहीं हो। मैंने ये समझा कि मैं शनाख्त परेड में भेज रहा है, तो मुझे साथ गाड़ी में वो कह रहा है कि जी आपको शनाख्त परेड का प्रोसीजर होगा, मुद्दइयों को कह देंगे, वो आपको आगे शनाख्त नहीं करेगा, आप क्लियर हो जाओगे। हालांकि मेरे भाई तारिक साहब मुझे जिला कचहरी में ये कह रहे हैं मजिस्ट्रेट की अदालत में कि यार ये बददयानत है, तुम्हें फिट करेगा, तुम्हें रिमांड के दौरान तुम्हारे ऊपर कोई चीज डाल देगा, तुम्हारे ऊपर कोई इंजेक्शन डाल देगा, कोई गाड़ी ला के किसी बाइक किराए से तुम्हारे ऊपर डाल देगा, तो ये बंदा तुम्हें फिट कर रहा है, ये बददयानत है। इसकी वजह यह है कि ये तुम्हें क्यों शनाख्त परेड में बंद कर रहा है, जबकि मर्डर तो हुआ ही नहीं। खैर मैंने अपने भाई को कहा नहीं आप चुप कर जाइए, बंदा बड़ा मुखलस है, इसने कुरान पे हलफ दिया हुआ है। मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे जेल के आगे उतारते हुए देश मोहम्मद ने गाड़ी के ऊपर आयतल कुर्सी जो शीशे पे लगी है, मुझे उसके ऊपर उसने हाथ रख के कहा था मेरे बच्चे मर जाएं अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूं। नादरीन, इसने मुद्दइयों को 12 दिन बाद बुलाया है। वहां पर इसने एक था नंबरदार, उसको कहते थे, वो भी समझ लें कि वो भी किसी ना घटिया तरीन जो है ना पेंडू की औलाद था। वो बंदा इसका शागिर्द था और वो यकीन करें थूक लगा लगा के रिश्वत के पैसे गिनता था थाने में। कितना किनका थाने के अंदर इन्होंने अपने बेगा थाना बनाया हुआ था। वो नंबरदार जो था ना, हर नोट पे थूक लगा लगा, यानी कि पुलिस वाले पैसे पकड़ के ना दराज में रख देते हैं कि यार कोई देख ना ले। तो इन्होंने देश मोहम्मद ने अपने कमरे के अंदर ऐसा एक सनसनी फैलाई हुई थी कि मैं देखता था कि वहां पे ये सारा दिन पैसे गिनते रहते थे। अब वो किसके गिनते थे, या अफसरों के गिनते थे या अपनी रिश्वत गिनते थे। तो वो नंबरदार जो था ना, वो मुद्दई लेके आता है और मुझे उसने टीस की थी। मुझे कहता था कि मैंने तो तुम तो कहते थे मैं कभी शलवार कमीज नहीं पहनता, तो आज चौधरी तुम्हें शलवार कमीज पहननी पड़ गई है ना। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ था कि इन्होंने मेरा माल खा लिया है और अब इन्होंने मुझे फिट कर दिया है। इनको पता लग गया कि वो बंदा इनके कहने पे जो है ना, मुझे वो बंदा थाने में ला के इन्होंने पहले मुझे मिलाए हुए थे। रोज़ तो कोई ना कोई इनके मिलने वाले आते थे, मेरी रोज़ निशानदेही करवा देते थे और मुझे क्या पता था ये कौन है, इनमें से कौन बंदा। मैं अगर मैंने वाक़या किया हो तो मैं चमकूँ, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं हुआ था। खैर नादरीन, उस बंदे ने मुझे पहचान लिया। उसके बाद दोबारा इन्होंने मुझे थाने ला के बंद किया है और इन्होंने मुझे तुन कर गुनाहगार कर दिया। देश में मुझे थाने में कहता है कि चौधरी इनको 30-40 लाख रुपए दे दो तो जो आपकी सुलह हो जाएगी, मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। और मैंने कहा मैं किस चीज़ का दूँ, मैंने मारा ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुझे फिट कर रहे हो, तो आपके कहने पर मैं पैसे दे दूँ। मैं थोड़ा वहाँ पर चिड़ा हो गया कि भाई क्यों दूँ। मुझे गुस्सा इस चीज़ का था कि यार ये कैसा बंदा है, या इसने वो कुरान ही नहीं था, उसके अंदर कोई किताब और होगी जो ये हलफ ले गया, तो या ये बंदा अभी तक मरा क्यों नहीं है। होना तो यही चाहिए ना कि अगर एक बंदा हलफ कुरान का देता है तो 10 दिन बाद वो मर जाए। लेकिन ये था कि इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ था। ये मुझे लोगों ने बताया कि जो ही मैं जेल गया हूं तो मैं दोबारा चलान नहीं से, जब मेरा मुझे फिट करके जेल भेजा है तो उसके बाद इसे हार्ट अटैक आया था। खैर उसमें वो कैसे बच गया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका वक्त जो है फिट नहीं हुआ होगा। नादरीन, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार अब मेरे साथ क्या होगा। दोबारा मुझे इन्होंने जेल भेज दिया, मैं कोट लखपत जेल चले जाता हूँ। और ये वही दौर था जब मैं आपको बताया कि रेमंड डेविस वाली जो बैरक थी ना, वहाँ पर असदुल्ला बड़ाई साहब ने मुझे भेजा था। और जब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक बैरक में क्या था, कोट लखपत हाई सिक्योरिटी में, वहाँ पर 2-3 महीने में रहता हूँ। और इतनी देर में जो है ना, वो चूँकि मुद्दइयों को पता था कि भाई ये बंदा जो है ना, इसके ऊपर इतने मुकदमा आते हैं और ये बंदा कानूनी दाव पेच सारे जानता है, तो ये निकल जाएगा। लोगों से प्यार, जुबान और इखलाक का इस्तेमाल करने वाला है। अगर आप उस बंदे के साथ उसको एतमाद में ला के धोखा देंगे तो खुदा की कसम, मेरा खुदा की ज़ात से यकीन उठ जाएगा अगर अल्लाह ताला की ज़ात उसको दुनिया में सज़ा ना दे। सज़ा मिलती है। मैं जब इस केस में फंसा हूं ना, तो खुदा की कसम मुझे जेल के अंदर ना
पहली दफ़ा मैं बड़ा बुरा काबू आ गया था, बड़ा बुरा काबू आ गया ना। तो मैं अंदर ना, रमज़ान का महीना था वो, जिस वक्त मैं CIA से जेल गया हूँ, तो मेरी वो जो है शनाख्त प्लेट भी रमज़ान के महीने में हुई थी। मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना रोज़े से डरता रहा हूँ कि पता नहीं रोज़ा रखूँगा तो मर जाऊँगा। जेल के अंदर मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे इस दफ़ा, कि मैं इतना टेंस हो गया हुआ था कि यार मेरे साथ क्या हुआ। और ये नहीं हो रहा था कि मैं खुदा ना ऐसा, मैंने समझ रहा था कि पता नहीं मैं फांसी लग जाऊँगा। मुझे ये हुआ कि यार मेरे साथ जो है ना, इन्होंने ऐसा रवैया पुलिस वालों ने क्यों इस्तेमाल किया, क्या वजह थी इसकी ना। मलिक फयाज साहब जो थे वो मेरे आसरे में रह गए कि ये खुद कारीगर है, हर बात को समझता, कवर कर जाएगा। तो मैं फयाज साहब के चक्कर में रह गया कि मुझे फयाज साहब को ऐसा सिग्नल देंगे तो फिर मैं जानूँ और देश में मत जाने। खैर नाज़रीन, किस्सा मुस्लिम आपको बात की तरफ। नवीद भाई जिसकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, मुझे हवालात में से एक बात कही थी कि यार शहीद भाई मेरा भाई है नवीद पहलवान, और मेरा अपने भाई को जो है ना, मेरे भाई ने मुझे जॉब पे लगवाया था, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड जितने भी बैंक के ना उनके साथ, तो मुझे उस बंदे की बातें और इसके अंदर इतनी हमदर्दी नज़र आई ना, इतना ये बंदा मुझे मुखलस फंसा हुआ है। पुलिस वाले से पैसे मांग रहे थे, बल्कि ज़ैदी पहलवान के थ्रू ना 1 लाख रुपया देश मोहम्मद के पास टोकन के तौर पर आ गया है। जो मैंने जाके पुलिस वालों को ये कहा कि सर लाख रुपये वापस करो, क्यों लिया हुआ है? एक तो मैं मुलजम हूँ, दूसरा मैं साथ वाले से दिहाड़ी लग रही है वो भी बंद कर दी। नवीद पहलवान मुझे हमदर्द लगा है। मैंने नवीद भाई को ये कहा था, सारी दुनिया जो मर्जी इनसे पूछ ले, मैंने इनको कहा था नवीद भाई मेरे पीछे ना लगना, आप भी बेगनो मैं भी बेगनो। जब हम CIA एंटर हुए हैं तो अगर आप मेरे पीछे लगोगे तो आप मियानी साहब कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत खुला है। और मैं पुलिस वालों को जो है ना, इनको मैं कोई ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल आपने जेब अपनी से पैसे नहीं निकालने। और ये नवीद भाई को पूछ लें, कोई बंदा भी इनको फ़ोन करके पूछ ले कि ये बातें मैंने गलत की हैं। नवीद भाई को जो है ना, मैंने बहरहाल जाकर सारी बात बता के अंदर हवालात में आकर जब मैंने नवीद भाई को बताया कि मैंने पुलिस वालों को ये बता दिया कि ये कत्ल नहीं हुआ, इसकी बॉडी को मैं एक जगह पर रख के आया था, तो ये मेरा जुर्म है। तो नवीद भाई की आंखों में आंसू आ गए और इसने मुझे कहा शाहिद भाई आपने बात क्यों की है? कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर भी मुसीबत पड़ गया तो मैं भी कौन सा कोई मामे काबा का बेटा था, गलती इंसान से होती हैं, तो कोई बात नहीं, मिलजुल के इस वजन को हम काट लेते। हर नादरीन, मैंने नवीद भाई को कहा कि नहीं यार मेरे ज़मीर पे बोझ था, मैं अपने आप को बचाने के लिए आपको गुनाहगार कर दूं, तो ये मेरी नज़र में ये अच्छाई नहीं थी। मैंने नादरीन जो मैं करता हूँ, तो मैंने पहले भी इकबाल जुर्म अपने बाप के कत्ल में आपको बताया, वो तो बदला लिया था, और यहाँ पे सिचुएशन और थी। मैंने सारी बात सच बता दी कि बॉडी में रखने का हेरफेर किया मैंने, और मेरा कोई जुर्म नहीं है। नादरीन, मैं गुनाहगार हो चुका हुआ था, जेल के अंदर था, नवीद भाई रिहा हो चुका हुआ था, उसका लाख रुपया जो रिश्वत ज़ैदी पहलवान इंस्पेक्टर मुरीद के वाले के थ्रू सईद अनवर किंगरा के नाम पे या देश मोहम्मद के नाम पे आई थी, मैंने वो भी वापस करवा दी। तो ये चीज़ें जो थी ना, पुलिस वालों को वो ज़ाती मेरे बन चुके हुए थे दुश्मन। ऊपर से मैं बैठता था इनके पास, जब भी मुझे ये बात करते थे कि पुलिस बड़ी ऐसी होती है, बड़ी ऐसी होती है, मैं इनको आगे को अपनी ट्यूनिंग में, तो ये चीज़ें भी इनको दुखती थी। पुलिस वाले ये भी कहते थे कि साड़ी छाती दे बैगा सानू सुनांदा है, क्योंकि मैं देखें बात हमेशा वही बंदा खरी करेगा जिसके अंदर कलेजा होगा और जब फैक्ट्स को जानता होगा। जिस बंदे को बेचारे को पता नहीं मैंने इधर से उधर निकल जाना, वो क्या बात सुनाएगा? पुलिस वालों को मुंह पे मुझे चौधरी साहब, और अंदर से मैं इनको लग रहा था कि कोई ऐसा वक्त है हम इसका पुलिस में मुकाबला कर दें। खैर नादरीन, मैं जेल के अंदर था, मैंने जो है ना अपने फिर सोर्स लड़ाए, मैंने दोस्तों को बीच में डाला और मैंने उनको कहा कि भाई किसी भी तरीके से जो है ना मेरा मामला सॉल्व आउट करो। तो वो चूँकि शनाख्त परेड हो चुकी थी, मैं फिट हो चुका हुआ था। जब इसका भाई मुझे कोट लखपत जेल में मिलने के लिए आया ना, उसने 60 लाख की डिमांड की, तो मैंने उसको कहा कि भाई 60 लाख रुपया तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो वो मुझे कहता कि नहीं, मुझे पता ही आपने मेरे भाई को मारा हुआ है। मैंने कहा कुरान पाक ले आओ, मैं कुरान पाक के ऊपर रख देता हूँ, तो आप उठा लो। उसने कहा नहीं, कुरान को बीच में ना लाएं, अब वैसे बताएं देने हैं कि नहीं देने हैं। तो मैंने फ़ौरन ये सोचा कि अगर मुझे 2 साल अंदर रहना पड़ गया ना, जलालत अलहदा और कई लाख मैंने खा जाने हैं, बल्कि जेल वालों ने मुझसे खा लेने हैं या मैंने खिला देने हैं, तो इसका बेहतर हाल ये है कि मैं इसको पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लूँ। नादरीन, मैंने उसको पैसे मंगवा के जो है ना, सुबह सेशन कोर्ट का टाइम हो गया, उस दिन हड़ताल थी, तमाम वकला जो थे ये हड़ताल पे थे, और सेशन कोर्ट के अंदर सिर्फ एक वही जज बैठे हुए थे जो ड्यूटी जज थे, या गालबन पता नहीं कौन सा थे वो। तो उन जज साहब ने जो है ना, उनको वकीलों ने घेर लिया, उन्होंने कहा कि जी मुद्दई जो है वो वापस अमेरिका जा रहा है, तो इसका बयान होना बड़ा ज़रूरी है, सुलह 302 की। तो यकीन करें उस दिन हड़ताल थी, इसके बावजूद गार्ड का ट्रक जो है ना, बाकायदा तौर पे सरकारी वकील ने कॉल चलाई है, जो सेशन कोर्ट में गार्ड का इंचार्ज था उसको ट्रक में बिठा के भेजा, जाओ मुलजम को लेके आओ। तो वहाँ पे जब मुझे अकेला ट्रक आया मुझे लेने के लिए, तो जेल वाले हैरान हो गए, आज तो तारीखें नहीं गई, तो ये कोई फरारी तो नहीं होने लगी। ऊपर से मेरा भाई आरिफ उस ट्रक के अंदर बैठा हुआ था, सीधा ही ट्रक जेल कोट लखपत की ड्यूटी के आगे।
तो वो जेल वालों ने पहले अदालत में फ़ोन किया है, अपने नायब कोर्ट को, वो जो अदालती अहलकार था उसको फ़ोन करके रब्ता किया है कि यार वाकई जज साहब ने बुलाया है। सारी कन्फर्मेशन के बाद मैं अकेला उस ट्रक में सेशन कोर्ट आया हूँ, वहाँ पर मेरे बयान हुए हैं। और वो 60 लाख रुपए जो था ना नादरीन, ये 15 लाख रुपए से नवीद भाई ने, 15 लाख रुपए मलक हसन ने, 15 लाख रुपए मेरे भाई फयाज साहब ने, और 15 लाख उस वक्त मेरे घर पड़ा हुआ था, क्योंकि एक ही दिन में पैसे देने थे ना। तो नवीद भाई ये वही था जिसको मैंने थाने में बेगुनाह कह के छुड़वाया। तो वो देख लें हलाली था। अगर वो हरामी होता या अपने बाप की औलाद ना होता, वो किसी अच्छे ख़ानदान की, किसी अच्छे बाप की औलाद था, तो उसने वहाँ पर सेशन कोर्ट जब ये देखा ना कि यार ये शाहिद भाई के पास पैसे कम हैं, तो ये ज़ुबान बड़ी दे बैठा है, तो इन तीनों दोस्तों ने 15-15 लाख रुपए 20 मिनट के अंदर मुझे मंगवा के दिया, 45 लाख रुपए। मैंने मुद्दई को पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला ने मेरी जान छुड़वा दी। और मैं इस केस से रिहा होने के बाद जो है ना, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपने बारगाह इलाही के सामने जो है ना, एक मजलूमियत का रोना जो है ना, रोया था। मेरा भाई कत्ल हुआ है, बाप कत्ल हुआ है, लेकिन वो ठीक है, मैं रोया था। लेकिन वो रोया जो था ना, वो तो एक दुख और मेरी कर्व था जिससे मैं गुजर रहा था। ये रोना जो था ना, ये पुलिस की बददियानती पे मैं रोया था। तो नादरीन, आप सबको मैं आज एक हिदायत करता हूँ, आप सबको मैं, आप जो है ना, मेरी बात को गौर से समझना और इसे ऐसे मानना कि जैसे किसी पीर ने आपको ये बात कह दी है। पुलिस का कभी जिंदगी में एतबार ना करना, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। पुलिस वाले आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं एक हद तक, लेकिन जब उनको 2 किलो के बदले 100 किलो का वेट पड़ेगा ना, तो पुलिस वालों को आप दूरबीन में भी नजर नहीं आएंगे। और यही मेरे साथ हुआ। जुर्म मेरा ये था कि मैंने जो शवाहिद थे उनको छुपाने की कोशिश की हालात के बरक्स, और मैंने एविडेंस को जो है ना रद्दो बदल यानी कि मैंने किया है। ये 202 का जुर्म बनता था, लेकिन मुझे 302 में मेरी इस हरकत की वजह से चालान कर दिया गया, क्योंकि पुलिस वालों ने रिश्वत नहीं, दबाव उसका ले लिया था, और तौफीक भट्ट साहब का या किसी और बंदे का, तो मुझे चालान कर दिया गया। और आप देखिए कि इसके बावजूद मैंने उमर विर्क साहब का एक प्रोग्राम किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सीए नवे कोर्ट में विर्क साहब मुझसे दिहाड़ी लगानी चाहते तो उमर विर्क साहब 1 सेकंड में जो है ना मुझसे लगा सकते थे। लेकिन उमर विर्क साहब ने पैसे नहीं लिए, पैसे देश में मद उड़ाता रहे, देश में मद गुलछरे उड़ाता रहे, गाड़ियाँ किराए की ले जाता रहे। देश में मद का एक दिन का थाने मेरी जेब में से 50,000 से 70,000 रुपये खर्चा था। यह देश में मद की आप शक्ल देखें, और इसकी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि यह आपको खाना ख़राब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यह भी अंदाज़ा लगाइएगा इसकी शक्ल देख के आप कि अल्लाह ताला की इसके ऊपर रहमतें बरस रही हैं, या परवरदिगार आलम ने इसको एक निशाने इबरत बना के जो है ना दुनिया पे भेजा हुआ है। इंसान का चेहरा जो है ना खुली किताब होता है, इसके चेहरे से जो भी आपको महसूस हो यह आपने ज़रूर बताना है। और दूसरी बात, मेरी नसीहत याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई वाक़या हो जाता है आपसे, आपके किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, तो शवाहद में रद्दो बदल ना कीजिएगा। जो होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा, लेकिन ये शहादत को छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मेरा प्रोग्राम देखिए अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और ये इब्रत का मुकाम है, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।